नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वो 10 सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन सवालों के साथ साथ हम इनसे जुड़े हुए स्टेटिस जीके को भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। दोस्तों, जब तक आपका हौसला बना हुआ है तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। आप तब हारेंगे तब आपका हौसला टूट जाएगा। जब तक आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं सफलता के लिए, तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता। आपकी सफलता समय भले ही ले ले, लेकिन एक दिन आपके पास जरूर पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इन्हीं लाइनों के साथ आज की मोटिवेशन कोटेशन के बाद पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में घोषित चीन का नया के वीजा किस तारीख से लागू होगा? दोस्तों, अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा यूएस है उसने अपने H1B वीजा पर चार्ज बढ़ा दिया है। क्या किया है? चार्ज लगा दिया है। ये H1B1 वीजा क्या होता है? तो ये जो पूरे विश्व से अमेरिका में काम करने के लिए लोग जाते हैं, यानी सेवा देने के लिए अमेरिका में जो लोग जाते हैं, या हम कहें कि यूएस की कंपनियां विदेशों से जो एम्प्लॉय क्या करती हैं, हायर करती हैं या एम्प्लॉय लेती हैं, तो उनके लिए एक वीजा है अमेरिका में जाने के लिए, जिसे हम H1B वीजा के नाम से जानते हैं। अब यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया है, एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें H1B वीजा पर उन्होंने क्या किया, पहले तो इन्होंने सालाना फीस लगाई थी, सालाना फीस लगा दी थी, लेकिन अब इसे क्या कर दिया है, एक बार वन टाइम कर दिया है। ठीक है, तो वन टाइम फी इन्होंने इस पर लगा दी है। यानी अब क्या होगा, अगर आपको अमेरिका में जाना है नौकरी करने के लिए, या अमेरिका की कंपनी किसी विदेशी कंपनी से, थर्ड पार्टी से कोई सेवा चाहती है, तो अमेरिका में जाने के लिए अब उनको एक फीस चुकानी होगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो वहाँ की अमेरिकी कंपनियां हैं उनको किसी देश से जो सेवाएं लेनी है वो महंगी होंगी। ये H1B1 वीजा क्या था, तो इसमें 3 साल के लिए अनुमति थी आपको, और जिसे 6 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता था। 6 साल तक के लिए क्या किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था। यानी आपको अमेरिका में अगर नौकरी करने जाना है, अपनी सेवाएं देने जाना है, तो आपको इस वीजा के तहत 3 साल काम करने का अनुमति मिलती थी। अब जिसे 6 साल तक बढ़ाया जाता था, यानी कोई कोई कारण बताकर आपको 6 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाता था। फिर आप अगर आपको आगे करना है तो दोबारा से ये वीजा इशू होता था। अब अमेरिका ने इस पर चार्ज बढ़ा दिया है। अब इन सबको देख रहा था कौन? चाइना। चाइना क्या कर रहा है, इन सब पर पूरी नजर बनाए रखे हैं। इसके होते ही चीन ने क्या कहा है, चीन ने जैसे ही इस पर चार्ज बढ़ा तो चीन ने पूरी दुनिया को एक ऑफर दिया, और चीन ने कहा कि मैं अपने यहाँ पर के वीजा जारी कर रहा हूँ। और इसमें क्या होगा, इसमें चाइना ने क्या कहा है, जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। कब से? 1 अक्टूबर 2025 से जो लागू हो जाएगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से ये वीजा लागू होगा। इसमें चाइना ने कहा है कि दुनिया भर में जो भी युवा हैं, यानी दुनिया भर के युवा, जो किसमें, जो STEM का क्या मतलब होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, या गणित में जो क्या करते हैं, खोज करते हैं या
जो पेशेवर शोधकर्ता हैं उनको अपने यहाँ आकर्षित करने हैं। पेशेवर शोधकर्ता हैं वो अपने यहाँ क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यानी आप चाइना में जाकर वहाँ के K2 वीजा पर जाकर चाइना में मैथ में, साइंस में, तकनीकी में खोज कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने ये वीजा जारी किया है। अब इससे क्या होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि इन्हीं सब के कारण भारत में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्या बताया था? ब्रेन ड्रेन, यानी भारत के जो योग्य लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, भारत की नागरिकता छोड़ विदेशों में जा रहे हैं। ठीक है, विदेशों में जा रहे हैं। और मैंने बताया था कि भारत में प्रति वर्ष 2 लाख लोग क्या कर रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 लाख लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये ही था। अब अमेरिका के बाद चाइना ने ये वीजा जारी किया है कि जिससे दुनिया भर का टैलेंट है वो आकर चाइना में खोज करे और चाइना की तरक्की में अपना योगदान दे। ऐसा भी चाइना का लक्ष्य है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जैसे ही अमेरिका ने लगाया, चाइना ने अपना ये ऑफर दुनिया को दे दिया है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं K1 वीजा की, ये है क्या? तो K1 वीजा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, K1 वीजा की घोषणा श्रेणी है जिसमें विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि युवा साइंस टेक्नोलॉजी पेशेवर को अपने यहाँ पर आकर्षित किया जा सके, जो शिक्षा, संस्कृति और उद्यमिता आधारित आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सके, रहने की अवधि दी जा सके यानी बढ़ाया जा सके, कई प्रवेश, रोजगार, शर्तें, लचीलापन प्रदान किया जा सके। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, ये उसकी तरक्की में योगदान देंगे। जो चीन के वीजा का मुख्य विशेषताएं क्या है, इसकी लॉन्चिंग तिथि 1 अक्टूबर 2025 तक की है। पात्रता मापदंड क्या है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के क्षेत्रों में क्या हो, उसने अपनी डिग्री की हो, और डिग्री कहाँ से हो, तो या तो किसी वैश्विक मान्यता प्राप्त या चीनी संस्था, यानी चीन की कोई संस्था है या चीन का कोई यूनिवर्सिटी है, वहां से उसने डिग्री ली हुई होनी चाहिए। स्थानीय प्रयोजक और नियोक्ताओं की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सब चाइना ने अपने यहाँ लोगों को आकर्षित करने के लिए एक नया वीजा जारी किया है। किसके अवज में? तो अमेरिका ने जो दुनिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, उसके बाद ये जारी किया गया है। बात करें चाइना की, तो भारत के उत्तर में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, भारत के उत्तर में एक देश है चाइना। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी बीजिंग है। बीजिंग इसकी राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा रेनमिंबी या युआन है। ठीक है, युआन यहाँ की मुद्रा हो गई। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना में सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी है? तो यांगटीसी। यांगटीसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और का सोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है? तो इस नदी का नाम है पीली नदी। पीली नदी या वांग हो नदी। पीली नदी इसलिए क्योंकि ये अपने अवसादों के कारण जानी जाती है, और इसके अवसादों का जो रंग है वो पीला होने के कारण इसको पीली नदी कहा जाता है। ये यहाँ पर पीले सागर में गिरती है। यहाँ पर एक कौन सा सागर है? पीला। तो चीन के पूर्व में पीले सागर में जाकर अपना डेल्टा बनाती है। उसके बाद बात करूं कि चीन के मरुस्थल कौन कौन से हैं, या चीन में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले गोबी मरुस्थल जो कहाँ पर है? तो ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। तकलामकान मरुस्थल ये कहाँ पर है? तो ये हमारे तिब्बत वाले क्षेत्र में है, यानी चाइना के जो तिब्बत वाला क्षेत्र को ऑक्यूपाई किया है वहां पर ये है। तीसरा बेदर जरान, यहाँ का एक अलग और मरुस्थल है। उसके बाद चौथा हुआ हुमटांग। तो ये 4 प्रमुख थे मरुस्थल।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए कौन सी फिल्म चुनी गई है? अभी दोस्तों क्या हुआ है, दिल्ली के विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का वितरण किया गया। ठीक है, पुरस्कारों का वितरण समारोह किया गया और इसमें जो वितरण करने वो किसने किया है, तो वितरण यहाँ पर करते हैं हमारी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है हमारी, तो वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो मुर्मू जी ने क्या किया है, वितरण समारोह किया है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है उसका अवार्ड किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म है इसका अवार्ड मिला है 12th फेल यानी 12वीं फेल फिल्म को ये अवार्ड दिया गया है। तो किस फिल्म को मिला है, 12वीं फेल अवार्ड, 12वीं फेल फिल्म को ये अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है। और कब दिया गया है, तो 23 सितंबर 2025 को ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो बहुत सारे पुरस्कार हैं और इसमें से कुछ आपको याद रखने हैं। जैसे ये हमारे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और जो हमारे शाहरुख खान जी हैं इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए, तो अब कुछ फिल्में जैसे मोहनलाल को क्या मिला है, तो मोहनलाल को अभी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 12th फेल को, जो विनोद चोपड़ा की फिल्म है, ठीक है, 12वीं फेल इसको मिला है। तो इसके डायरेक्टर कौन है, तो विनोद चोपड़ा है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल को मिला है। ठीक है, कटहल को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मेसी दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो शाहरुख खान को किस फिल्म के लिए, जवान फिल्म के लिए दिया गया है, जबकि विक्रांत मेसी को 12th फेल के लिए ये पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला है। और किसके लिए मिला है, तो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए उनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया। अब कुछ मुख्य जो पुरस्कार हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन संदीप्तो सेन को मिला है केरल स्टोरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी को। तो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजन फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। किस निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, पहली फिल्म, तो आत्मा फैलेंट और राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का सैम बहादुर को मिला है, जो किस पर आधारित है, जो हमारे फील्ड मार्शल थे, दूसरे फील्ड मार्शल सैम बहादुर, उनको ये पुरस्कार उनके पर बनाई गई फिल्म को ये मिला है। उसके बाद फीचर फिल्म, तो आपको सिर्फ हिंदी की याद रखनी है। तो हिंदी की कौन सी है फीचर फिल्म, तो हिंदी की जो फिल्म मिली है उसका नाम है कटहल। बाकी अपने राज्य की जो हो वो याद रख सकते हैं, अपनी भाषा की। ठीक है, उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री का मैंने बता ही दिया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजय राघवन जी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ सह नायिका उर्वशी जी को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार ये बंदी रेड्डी जी को मिला है। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र गॉड, ये बाकी सम्मान जो आपके मैंने पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर लिखा दी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केयर स्टाइमर को लिविंग ब्रिज सम्मान किस क्षेत्र में भूमिका के लिए दिया गया है। तो
जो लंदन की जो या ब्रिटेन की संसद है, ब्रिटेन की संसद, इसके जैसे भारत की संसद के दो भाग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो यहाँ पर भी दो भाग होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड, और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। क्या होता है? तो हाउस ऑफ कॉमन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ब्रिटेन की संसद के दो भाग हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा हमारा क्या है? उच्च सदन है, ठीक है, उच्च सदन। और लोकसभा हमारा क्या है? निम्न सदन है, निम्न सदन। ऐसे ही जो इंग्लैंड है उसमें उच्च सदन कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और निम्न सदन कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन। तो ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, इसने यह हर साल क्या करता है? एक पुरस्कार देता है, पुरस्कार का आयोजन करता है, और इस पुरस्कार का नाम है लिविंग ब्रिज, लिविंग ब्रिज पुरस्कार, लिविंग ब्रिज पुरस्कार। अब ये दिया क्यों जाता है? ये दिया जाता है जो किसी देश के साथ संबंध बनाने में एक पुल का कार्य करे, यानी ब्रिटेन के संबंध किसी देश के साथ संबंध अच्छा करने में एक पुल का कार्य करे, या दोनों के संबंधों को और मजबूती प्रदान करे, ऐसा कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार ये सम्मान किसे मिला है? तो इस बार ये सम्मान मिला है यहाँ के ब्रिटेन के जो पीएम है, और उनका नाम क्या है? केयर स्टारमर। तो इनको ये पुरस्कार मिला है। और ये मिला क्यों है? क्योंकि इन्होंने भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूत किया है। किस लिए मिला है? तो भारत और ब्रिटेन के संबंधों को मजबूती देने के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। अब इन्होंने क्या मजबूती दी है? तो इन्होंने मजबूती ये दी है कि इन्होंने भारत प्लस ब्रिटेन के बीच इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता कराया है। ठीक है, मुक्त व्यापार समझौता कराया है, यानी अब जो टैक्स होगा दोनों देशों के समान एक दूसरे के यहाँ पर निर्यात करने के लिए वो मिनिमम कर दिया जाएगा, यानी बहुत कम टैक्स लगाया जाएगा अगर यूके से भारत में सामान आता है और भारत से यूके में अगर सामान जाता है, तो कुछ बहुत मिनिमम टैक्स इसके लिए लगाया जाएगा। तो इसके व्यापार समझौता करने के लिए केयर स्टारमर को क्या मिला है? लिविंग ब्रिज पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये 2025 का चौथा संस्करण था। इस बार जो ये हमारा लिविंग ब्रिज पुरस्कार है, इसका 2025 में फोर्थ संस्करण है, चौथा संस्करण इस बार आयोजित किया गया। और किससे सम्मानित किया? केयर स्टारमर, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस लिए दिया जाता है? तो कोई भी दो देशों के बीच संबंध को प्रकट बनाने में जिसने योगदान दिया हो उसके लिए ये दिया जाता है। ठीक है, तो भारत के साथ क्या किया है? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। किसने किया? ब्रिटेन ने किया है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें मिनिमम टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, जो अमेरिका भारत के साथ करना चाहता था दबाव बनाकर, लेकिन भारत ना झुका। इसके लिए हम उससे क्या हुए? संबंध में कड़वाहट आई है। अब इसका फायदा किसने उठा लिया? यूके ने उसका फायदा उठाते हुए पहले अपना समझौता कर लिया है। ठीक, तो भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता है क्या? एक बार इसको भी देख लेते हैं। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे क्या कहा गया है? CETA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जिसको जाना जाता है, एक बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक उपलब्धि है। कई चरणों की जटिल वार्ता के बाद समझौते पर प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के नेतृत्व पूरा हुआ, और अब इसकी अंतिम स्वीकृति 2026 में ब्रिटेन की संसद द्वारा दी जाएगी, यानी ब्रिटेन की संसद में अगले साल हम इसको पास करा लेंगे। बाकी सब मुद्दों पर बातचीत हो चुकी है।
इसके बाद इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच जो व्यापार है उसको 120 अरब यूएस डॉलर तक करना है। ठीक है, दुगना कर देना है जो व्यापार है। बाजार तक बेहतर पहुंच, शुल्क अवरोध यानी जो टैक्स लगता है उसको कम किया गया है, निवेश को बढ़ाया जाएगा दोनों देश आपस में। शामिल क्षेत्र क्या है? फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, फिनटेक, शिक्षा, विधि सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और सतत विकास के मामलों में हम आगे बढ़ेंगे और मानकों की परस्पर मान्यता को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे व्यवसाय को सुरक्षित और स्थिरता प्रदान की जाएगी। चलिए, इसके बाद तो ये हैं हमारे कियर स्टारमर जो किसके यूके के प्रधानमंत्री हैं। कई प्रधानमंत्री इसके पीछे लगे हुए थे। ठीक है, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे जो भारतीय मूल के थे उन्होंने भी इसे करने पर काफी जोर दिया, लेकिन अभी इसको करने की उपलब्धि किसे प्राप्त हुई? तो कियर स्टारमर को इसके लिए सम्मानित किया गया। अगर बात करें हम ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन कहाँ पे है? तो ब्रिटेन भारत के कहाँ पर है? पश्चिम में। अगर भारत के पश्चिम में जाते हैं तो यूरोप, और यूरोप के भी पश्चिम क्षेत्र में कहाँ पर? यह है हमारा ब्रिटेन। अब बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में क्या है? एक इंग्लिश चैनल है। कौन सा? इंग्लिश चैनल। किसके बीच में है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, या ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ये जोड़ता किसको है? तो ये अटलांटिक सागर को किससे जोड़ता है? उत्तरी सागर से जोड़ता है। उत्तरी सागर से जोड़ता है। और इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच एक जल संधि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं डोवर जल संधि। डोवर जल संधि कहाँ पर है? तो ये यहीं पर है। और किस किस को जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी अटलांटिक सागर से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल को कई लोग तैरकर पार करते हैं। तो पहले भारतीय जिन्होंने ये तैरकर पार की उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है मिहिर सेन। और पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं आरती शाह। आरती शाह जी ने इसको तैरकर पार किया हुआ है। अब बात करें यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी क्या है? लंदन। क्या है? तो लंदन इसकी राजधानी है। अब जो ये आपको यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है, कई बार आपने सुना होगा यूनाइटेड किंगडम, कई बार आपने सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, और कई बार आपने सुना होगा इंग्लैंड। अब ये तीनों क्या हैं? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यूनाइटेड किंगडम की, तो इसमें 4 क्षेत्र आते हैं। 4 क्षेत्र कौन से? तो ये जो आपको मैप दिख रहा है ये 3 क्षेत्र और एक ये क्षेत्र है। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जो आपको ये हरे वाला दिख रहा है इसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड। और जब भी हम कोई मैप पढ़ते हैं तो हम उसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये दिशा इसकी पूर्व वाली होगी, नीचे इसकी दक्षिण, ऊपर उत्तर, और ये वाली इसकी पश्चिम। अगर मैं आयरलैंड को बांटूं तो ये जो आपको ऊपर पीले वाला क्षेत्र दिख रहा है ये है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। और ये जो आपको पीले वाला क्षेत्र इधर दिख रहा है ये है आपका ब्रिटेन। ठीक है, पेन बच गया, टूट गया। चलिए, तो यह है आपका ब्रिटेन। अब ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन किस किस से मिलकर बना है? तो ये इंग्लैंड से मिलकर बना है। इंग्लैंड क्या है? एक देश है। इंग्लैंड क्या है? एक देश है। इसमें 3 हिस्से हैं ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, यानी 3 देशों से मिलकर कौन बना है? ग्रेट ब्रिटेन बना है। अगर ग्रेट ब्रिटेन में मैं इस क्या जोड़ दूं? उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दूं, उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? तो ये चारों मिलकर बनते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये यूनाइटेड किंगडम बनते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया?
तो हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में जो हमारा मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया, इसके 10 वर्ष पूरे हुए हैं, 10 वर्ष इसके पूरे हुए हैं। अब इन 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, उनका नाम है पीयूष गोयल। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री, और इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल साहब जी ने अभी क्या किया है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ठीक है, उद्घाटन किया। ठीक है, किसने किया, तो हमारे, यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। चलिए, तो पीयूष गोयल जी ने क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो पीयूष गोयल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किस पर, किस उपलक्ष्य में, तो हमारे जो मेक इन इंडिया है उसके 10 साल पूरे हो रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में इसमें उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में इसका उद्घाटन उन्होंने इंडस्ट्रियल रेटिंग्स 3.0 जारी की है, इंडस्ट्रियल रेटिंग्स 3.0 जारी की है, जिसमें क्या किया जाएगा, जिसमें जो भी हमारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है यानी औद्योगिक क्षेत्र है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए हम रेटिंग सिस्टम लाने जा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इसमें आपस में जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं उनमें बीच क्या होगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो ये रेटिंग्स लाने जा रहे हैं। और ये ला कौन रहा है, तो ये हमारा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग प्लस जो हमारा एडीबी है, एडीबी बैंक जो है, ठीक है, एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, विकास बैंक, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मनीला, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और मसातो कांडा इसके कौन है, तो मसातो कांडा इसके वर्तमान में हेड है। अगर बात करूँ एशिया विकास बैंक की स्थापना की, तो 1966 में इसकी स्थापना की गई है, यानी 1966 में इसकी स्थापित किया गया था। ठीक है, मसातो कांडा इसके हेड है। और इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं, तो एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक के वर्तमान सदस्य 69 है। ये एशियाई विकास बैंक इसका नाम है, लेकिन इसमें 50 देश एशिया के और 19 देश अन्य हैं, 19 देश पूरे विश्व के हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसके बारे में पूरी जानकारी। चलिए, तो अभी ये जो प्रणाली निकाली गई है किसके लिए, तो सतत और हरित अवसंरचना पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं पर जोर देने के लिए निकाली गई है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी, यानी जो सामान का आवागमन है उसको बेहतर बनाना, डिजिटलीकरण करना, स्मार्ट अवसंरचना, डिजिटल टूल्स का उपयोग करके कौशल संबंध यानी स्किल बढ़ाना, किराएदार प्रतिक्रिया, वो औद्योगिक इकाइयों को रियल टाइम मूल्यांकन किया जा सके। इसकी रेटिंग श्रेणी कौन कौन सी है, तो 3 इसने रेटिंग श्रेणी अभी जारी की है। इसमें कौन कौन सी है, तो जो पहली रेटिंग श्रेणी है उसका नाम है लीडर्स, यानी जो नंबर 1 पर रहेंगे उनको लीडर्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर कोई नंबर 2 पर आता है तो उसको चैलेंजर्स की कैटेगरी में डाला जाएगा। और तीसरे नंबर पर इंस्पायर, इंस्पायर में वो होंगे जो उभरते हुए, जिनमें विकास की क्षमता है, उभरते हुए इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो विकास कर सकते हैं उनको तीसरी श्रेणी में डाला जाएगा। तो ये हमारे पीयूष गोयल जी, इन्होंने हाल ही में जारी किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जस्टिस पवन कुमार बंजिंथ्री को किसने पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। तो हमारे यहाँ पर जो अभी पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, इसके मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, और वो कौन बने हैं,
तो वो बने हैं जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा। भीमप्पा भजंत्री, इनको बनाया गया है। अब इनको शपथ दिलाने का काम किसका है? तो इनको हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को या बात है मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं। और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, ठीक है, जो काफी चर्चाओं में रहे थे जब ये केरल के राज्यपाल थे, और उनका नाम है आरिफ मोहम्मद जी ने इनको क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। तो इसका हो गया ऑप्शन बी। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाने का काम किसका हुआ? राज्यपाल का होता है। या तो राज्यपाल दिलाता है या राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। अगर बात करूं मैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति। और ये बात कहाँ कही गई है? तो अनुच्छेद 217 में ये बात कही गई है। राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर करते हैं? तो राष्ट्रपति को जो सिफारिश दी जाती है वो कोलेजियम व्यवस्था, और कोलेजियम व्यवस्था में भी तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो दिलाते हैं। अब सिफारिश भी दो पदों के लिए है, जैसे एक हो गया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक है अन्य न्यायाधीश। तो अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस के लिए सिफारिश कौन करेगा? तो यहाँ पर CJI प्लस 2 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, ठीक है, और प्लस एक राज्यपाल होगा। अगर अन्य न्यायाधीश की बात आती है तो CJI प्लस राज्यपाल तो होगा ही होगा। अब अन्य न्यायाधीश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो दो न्यायाधीश थे उनकी जगह कौन होगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल कर लिया जाएगा। अगर बात करूं इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल 62 वर्ष की उम्र तक होता है, ठीक है। इनके वेतन में जो हमारा हाई कोर्ट के CJ हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनका 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों का 2.25 लाख इनका वेतन होता है, ठीक है। इनका वेतन कहाँ से मिलता है? तो इनका वेतन वहां से मिलेगा जिस राज्य में क्या कर रहे हैं? सेवा दे रहे हैं। तो राज्य संचित निधि से इनका क्या मिलता है? वेतन मिलता है। लेकिन अगर ये रिटायर हो गए तो इनकी पेंशन कहाँ से आएगी? तो इनकी पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि से, केंद्र सरकार की संचित निधि से इनकी क्या आती है? पेंशन आती है, ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई पूरी जानकारी हाई कोर्ट के बारे में। अब बात करें भारत में हाई कोर्ट का इतिहास क्या रहा है। तो भारत में 1862 में, कब? 1862 में पहली बार क्या हुआ? हाई कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है। तो कहाँ पर होती है? तो सबसे पहले जो स्थापना 3 हाई कोर्ट बनते हैं। पहला है मुंबई, दूसरा है कलकत्ता और तीसरा है मद्रास। इनकी स्थापना की जाती है। उसके बाद 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। अगर मैं बात करूं जो हमारा पटना हाई कोर्ट है, पटना हाई कोर्ट, इसकी स्थापना पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1916 में की गई थी, 1916 में। और इस समय जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे? तो इस समय भारत क्या था? गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और यहाँ पर वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग इस समय यहाँ के वायसराय थे। तो ये हुई पटना हाई कोर्ट की जानकारी। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम व्यवस्था जो है, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की? तो इन्होंने 26 न्यायाधीशों की
नियुक्ति की सिफारिश की थी। 26 की, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसमें कितने न्यायाधीश हैं? तो इसमें जो स्थान बनाए हुए हैं, यानी कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, 160 न्यायाधीश हो सकते हैं, जिसमें से 84 क्या हैं, अभी कार्यरत हैं, यानी 84 न्यायाधीश क्या हैं, कार्य कर रहे हैं, और 76 पद इसमें खाली हैं। तो इन 76 पद को भरने के लिए 26 न्यायाधीशों की सिफारिश की है कॉलेजियम व्यवस्था ने। अब ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? अगर बात करें कॉलेजियम व्यवस्था की, तो जो हमारे न्यायाधीश हैं वो अपनी नियुक्ति के लिए अपने पैसे कितने होंगे, इस सब की व्यवस्था, या अपने भत्ते कितने होंगे, या अपनी सुविधाएं कितनी होंगी, इस सब का निर्णय अपने आप करते हैं। इसलिए उन्होंने इस कॉलेजियम व्यवस्था को बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें एक चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कुछ अन्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि उनके रिटायर होने के बाद उनके पद पर कौन बैठेगा। यानी भारत में इकलौती ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपने रिटायर होने के बाद उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी रोजगार दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये कॉलेजियम व्यवस्था, इसको हटाने की कभी बात हुई? तो हाँ, 99वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 2014 में इसको हटाया गया, और क्या लाया गया? एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। और अवैध घोषित करने का कारण क्या था? क्योंकि इसमें जो सदस्य थे वो उसका कारण था, क्योंकि इसमें एक सीजेआई प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, प्लस एक कानून मंत्री, और एक दो क्या थे, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त विधिवेत्ता थे, यानी कानून को जानकार थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो ये कानून मंत्री हैं ये कार्यपालिका के सदस्य हैं, और कार्यपालिका का सदस्य न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बात कहाँ लिखी है? तो ये बात लिखी है हमारे यहाँ अनुच्छेद 50 में, डीपीएसपी के अनुच्छेद 50 में ये बात लिखी है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसके चलते इसको अवैध घोषित कर दिया गया, और फिर से अपने आने वाली पद पर कौन रहेगा इसके बारे में भी उन्होंने अपने आप निर्णय लेने के हक में फैसला सुना दिया। चलिए अब बात करते हैं बिहार की। तो बिहार जो हमारा क्या है, एक सीमावर्ती राज्य है। सीमा इसकी किससे साझा होती है? तो इसकी सीमा साझा होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से, फिर यूपी से सीमा साझा होंगी, झारखंड से होंगी, और वेस्ट बंगाल से सीमा साझा इसकी होती है। ठीक है, बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी पटना है, यहीं पर इसका हाई कोर्ट भी है। इसके सीएम अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं। राज्यपाल आप जान गए, राज्यपाल कौन हुए? तो आरिफ मोहम्मद इसके राज्यपाल हो गए। यहाँ का नेशनल पार्क, तो इकलौता नेशनल पार्क इसका वाल्मीकि नेशनल पार्क है। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बिहार में है। अगर बात करूँ यहाँ के नृत्य की, तो नृत्य कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर, नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर जो नृत्य होते हैं वो है जाट जटनी, विदेशिया, झोरा। तो ये इसके कुछ नृत्य हो गए, झोरा हुआ, और कजरी और पाइला, कजरी और पाइला। तो ये क्या हुआ, इसके कुछ नृत्य हो गए। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी बिहार के बारे में। अभी क्या है कि बिहार में चुनाव आने वाले हैं, तो आप इसकी सीटों की भी जानकारी रखेंगे। अगर बात करें यहाँ लोकसभा की, तो लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं, और राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं। अगर बात करें विधानसभा की, तो 243 यानी 243 सीटें यहाँ पर विधानसभा की हैं। यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। ये जो विधान परिषद है ये भारत में 6 राज्यों में है। 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है। और 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो मैप में आप देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला
यूपी और बिहार, दो पड़ोसी राज्य जिनमें विधान परिषद है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य जिनके पास विधान परिषद की व्यवस्था है। चलिए छठा क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था जब उसने इंटरपोल एशियाई समिति की सदस्य चुना गया? तो हमारे यहाँ पर एक क्या है, अंतरराष्ट्रीय, मतलब अंतरराष्ट्रीय पुलिस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इंटरपोल के नाम से जानते हैं। अभी ये जो इंटरपोल है इसकी 19 सितंबर को 25वीं जो एशियाई समिति है इसकी बैठक हुई और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो सिंगापुर में इसका आयोजन हुआ और यहाँ पर भारत को क्या चुना गया? तो भारत को इसका सदस्य चुना गया है। और भारत की ओर से किसको सदस्य चुना गया है? तो जो इंटरपोल एशियाई समिति है इसका सदस्य भारत के जो सीबीआई है, ठीक है, सीबीआई जो है यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका सदस्य चुना गया है। ठीक है, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को इसका सदस्य चुना गया है। किसका सदस्य? तो इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है, और ये क्या है? तो इंटरपोल एशियाई समिति जो है ये एक मुख्य सलाहकार की भूमिका में काम करती है। ठीक है, तो किसकी सब भूमिका में? सलाहकार। जो इंटरपोल है, इंटरपोल, तो ये क्या है? इसको आप अंतरराष्ट्रीय पुलिस मान सकते, अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। मान लो अगर हमारे यहाँ पर किसी क्षेत्र में कोई अपराधी सक्रिय है तो उसको पकड़ने के लिए हमारे यहाँ की लोकल पुलिस है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कोई अपराधी यहाँ से अपराध कर विदेश भाग जाता है तो उसकी हम रिपोर्ट कहाँ पर दर्ज करेंगे? तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है इंटरपोल में। यानी पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक पुलिस का निर्माण किया गया है जिसे हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होगी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग। क्या है? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1923 में इसकी स्थापना की जाती है और जो इसका हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी वर्तमान में क्या हुआ? वर्तमान में भारत भी इसका सदस्य बन गया है और इसमें भाग किसने लिया? तो हमारे जो सीबीआई है वो इसमें शामिल हुआ। हाल ही में मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड ने किस राज्य के साथ पूर्वी तट पर शिपयार्ड विकसित करने के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया है? तो अभी किसके साथ? तमिलनाडु। जो हमारा मझगांव डॉक यार्ड है इसने भारत के पूर्वी क्षेत्र को विकसित करने के लिए, पूर्वी क्षेत्र में शिपयार्ड विकसित करने के लिए, शिपयार्ड ऐसी जगह जहां पर जहाज आकर खड़े होते हैं, अपना सामान उतारते हैं, तो इसको विकसित करने के लिए क्या किया है? तमिलनाडु के साथ क्या किया है? इसने समझौता किया है। तो जैसे ये हमारा भारत है, तो ये हम ऐसे ही मैप देखने को मैंने आपको कैसे सिखाया है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और ये साउथ। तो ये जो भारत का पूर्वी हिस्सा है इसमें शिपयार्ड विकसित करने के लिए तो किसके साथ समझौता किया है? यहाँ पर हमारा जो तमिलनाडु है इसके साथ इसने समझौता किया है। और ये समझौता कहाँ पर हुआ है? तो अभी जो गुजरात का भावनगर है उसमें एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो वहां पर ये सब कुछ हुआ है। कहाँ पर? तो ये आयोजन भावनगर गुजरात में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इसमें जो भारत की तरफ से आयोजन करता था वो कौन था? तो केंद्रीय पोर्ट्स और शिप जलमार्ग मंत्रालय। तो इसमें आयोजन करता
केंद्रीय शिप और जलमार्ग मंत्रालय। और इसके मंत्री वर्तमान में कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं। गुजरात जो हमारे यहाँ पर सबसे लंबी तटीय सीमा रखता है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। चलिए, तो अभी मझगांव डॉकयार्ड क्या करेगा? यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में शिपयार्ड बिल्डिंग विकास करने के लिए तमिलनाडु में काम करेगा। हाल ही में आनंद कुमार वेल्ला कुमार 2025 में स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो अभी क्या हुआ, जो हमारे आनंद कुमार हैं, आनंद कुमार वेल कुमार, इन्होंने अभी स्केटिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया। किसमें? वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका आयोजन चीन में हुआ। चीन में इसका आयोजन किया गया। अब इसमें इन्होंने क्या किया है? इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। किसका? तो स्वर्ण पदक जीतने का। भारत में पहली बार 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, साथ ही इन्होंने क्या जीता है? 1 कांस्य पदक भी जीता है। तो कितने? तो 2 स्वर्ण इन्होंने जीते हैं। 2 स्वर्ण किसमें जीते हैं? एक तो इन्होंने 40 किलोमीटर मैराथन प्लस एक इन्होंने जीता है 1000 मीटर की स्केटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने ये पदक जीता। तो इनके पास 2 पदक हो गए, एक 42 किलोमीटर की मैराथन में है और एक 1000 मीटर की दौड़ में, स्केटिंग में। और इन्हें कांस्य पदक कहाँ पर मिला है? तो कांस्य पदक 500 मीटर वाली दौड़ में इन्हें मिला है, स्केटिंग यानी फिसलने वाली। तो 42 किलोमीटर और 1000 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये है हमारे वेल्ला कुमार, आनंद कुमार, जिन्होंने ये पदक जीता है स्केटिंग में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ईपीएफओ के किस अधिकारी को पीएफएएम प्रोग्राम 2025-26 के लिए चुना गया है? तो ये चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? श्री विवेकानंद गुप्ता। तो हमारे जो ईपीएफओ है, जिसे हम पीएफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसकी फुल फॉर्म? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एम्प्लॉय फंड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे यहाँ पर क्या करती है, जो सरकारी संस्था है और जिसमें हम भविष्य में के लिए निवेश करते हैं, अपनी जो सैलरी है उससे कुछ पैसा हर साल जमा करते हैं, जो हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें मिलता है। ठीक है, तो उसके जो विकास अधिकारी हैं उनको पीएफएमई यानी प्रोविडेंट पब्लिक फाइनेंशियल स्टेट एसेट मैनेजमेंट, किसका अधिकारी चुना गया है? तो इनको जो हमारे विवेकानंद हैं, विवेकानंद गुप्ता, इनको क्या चुना गया है? तो पीएफएएम यानी इनकी फुल फॉर्म क्या हुई? पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट। तो ये इनको चुना गया है। किसको? तो विवेकानंद गुप्ता जी को अभी 2025-26 के लिए चुना गया है। विवेकानंद गुप्ता जी को किसने? ईपीएफओ ने चुना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो रहा एंड्रोथ किस प्रकार का युद्धपोत है? तो ये क्या है? ये एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, और इसको शामिल कब किया गया? अभी इसको शामिल किया जाएगा 6 अक्टूबर 2025 को। इसको हमारे यहाँ नौसेना में शामिल किया जाएगा, नौसेना में शामिल किया जाएगा। और ये जो आपको एंड्रोथ दिख रहा है ये स्वदेशी है, यानी भारत में ही इसका निर्माण किया है। और भारत में निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण
गार्डन रिच शिप बिल्डर द्वारा, ये कहाँ पर है, कलकत्ता में है। तो इसके द्वारा इसका आयोजन वो सॉरी निर्माण किया गया है। ठीक है, इसमें जो सामान लगा है 80% सामान इसका भारत में निर्मित है, भारत में निर्मित है। ठीक है, और ये किस काम आएगा, तो एंटी सबमरीन यानी पानी के नीचे जो पानी के अंदर जहाज करते हैं उनका शिकार करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। 80% जो उपकरण है इसमें भारतीय लगे हुए हैं। और इसका अनावरण कौन करेंगे, इसका अनावरण हमारे जो पूर्वी हमारा नौसेना कमान है उसके जो वाइस एडमिरल है राजेश पडेकर, वो करेंगे। तो हमारे भारतीय पूर्वी कमान के एडमिरल, पूर्वी कमान के जो हमारे एडमिरल हैं या सेना प्रमुख हैं, एडमिरल राजेश पडेकर, इसका क्या करेंगे, तो कमीशनिंग समारोह इसका आयोजित किया करेंगे। और ये हमारा जहाज जो 6 अक्टूबर को भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में लीप योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो लीप योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक ने अभी क्या किया है, कर्नाटक ने कहा है कि हमारे यहाँ जो बंगलुरु है, बंगलुरु में तो काफी विकास हो रहा है, यानी बंगलुरु में तो सब तरह को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन कर्नाटक सरकार चाहती है कि राज्य भर में नवाचार को बढ़ावा मिले। क्या, तो उद्देश्य से क्या हुआ इसका, राज्य भर में नवाचार को बढ़ावा मिले। ठीक है, बढ़ावा मिले, ऐसा क्या चाहती है, ऐसा उनकी सरकार चाहती है। इसीलिए उन्होंने 1000 करोड़ की 5 वर्ष के लिए लीप योजना शुरू की है। ठीक है, तो लीप योजना 5 वर्ष के लिए शुरू की गई 1000 करोड़ रुपए की, और उद्देश्य है कि जो बेंगलोर से बाहर भी लोगों को क्या नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके। इससे लक्ष्य है कि 5 लाख रोजगार प्रति वर्ष इसमें जनरेट किए जाएंगे, यानी 5 लाख 5 साल में इसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 11 सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।